हेलो एवरीवन। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 में हम जीन स्थानांतरण की विधियां पढ़ रहे थे, जिनमें हमने दो विधियां पढ़ ली थी प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की। अब तीसरी विधि है लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। जीन स्थानांतरण की इस विधि में लिपोसोम यानी कि वसीय अणुओं का उपयोग किया जाता है। वसीय अणु जो होते हैं उनमें डीएनए जो फ्रेगमेंट है, जो वांछित डीएनए खंड है, उनका समायोजन करवाया जाता है, यानी कि लिपोसोम के साथ डीएनए फ्रेगमेंट्स जुड़ जाते हैं। ये लिपोसोम का अणु होगा और उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? डीएनए फ्रेगमेंट उपस्थित होंगे। अब इस लिपोसोम विद सेल को, ये जो सेल है लिपोसोम की, इसमें हमें जिस प्लांट कोशिका में, प्लांट सेल में जिसमें ये डीएनए फ्रेगमेंट हमको स्थानांतरित करना है, उस कोशिका का ऐड इसमें कर देंगे, यानी कि लिपोसोम जाकर कोशिका के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमने दिखा चित्र में कि यहाँ पे आके लिपोसोम जुड़ गया है। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है जिसमें उसका खुद का डीएनए है। इसके बाद ये लिपोसोम जुड़ने के बाद इसके साथ पहले तो जुड़ेगा और जुड़ने के बाद संयुग्मित हो जाएगा। संयुग्मित होने पे इसके अंदर जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं जिनका हमने स्थानांतरण करवाया है, वो डीएनए फ्रेगमेंट कोशिका के अंदर आ जाएंगे। कोशिका के अंदर आने के बाद ये डीएनए फ्रेगमेंट कोशिका के न्यूक्लियस में जाएंगे और न्यूक्लियस में जाकर वहां पर उपस्थित डीएनए से, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ जो है कोशिका का, उसके साथ जाकर जुड़ जाएंगे। इस प्रकार हमें लिपोसोम के माध्यम से डीएनए का डायरेक्ट हम कोशिका में स्थानांतरण कर देंगे, है ना। इस विधि में गोलाकार वसीय अणु का उपयोग किया जाता है। गोलाकार वसीय अणु है जिनके भीतर जल के साथ साथ वांछित डीएनए भरा रहता है। जल तो है ही लिपोसोम में, इसके साथ हमने क्या डाल दिए? डीएनए फ्रेगमेंट, जिनका हमें ट्रांसफर करना है। ये डीएनए युक्त लिपिड कैप्सूल पहले कोशिका कला से चिपकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोशिका कला से ये चिपक गए हैं। बाद में उसमें संयुग्मित हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आके इसी के अंदर संयुग्मित हो गया है लिपोसोम। इनमें उपस्थित वांछित डीएनए पहले कोशिका के अंदर आएंगे तथा बाद में केंद्रक में प्रवेश कर पोषक संजीन से समाकलित हो जाते हैं। संजीन का मतलब क्या होता है? कोशिका का डीएनए, यानी इसका जो पूरा डीएनए है, पूरा जो जीनोम है, उसे हम क्या कहते हैं? संजीन, यानी कि प्रवेश कर पोषक संजीन से समाकलित हो जाता है और हमारे जीन का जिसका हमें ट्रांसफर करना है, वो जीन ट्रांसफर होकर प्लांट सेल में जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी तीसरी विधि। एक बार इसको उतार लेंगे। लिपोसोम द्वारा जो जीन स्थानांतरण किया जाता है उसे लिपोफेक्शन भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम सूक्ष्म इंजेक्शन की। सूक्ष्म इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन का प्रयोग किया जाएगा, माइक्रो इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जिससे कि हमें पता है कोशिका बहुत ही सूक्ष्म होती है, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जाता। इसमें अब क्या होता है, कोशिका में माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से डायरेक्ट कोशिका के केंद्रक में वांछित डीएनए खंड का स्थानांतरण किया जाता है। इस विधि के द्वारा वांछित डीएनए को सीधे ही पादप जीव द्रव्य को अथवा कोशिका में 0.5 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की कांच की सुई, ये जो सुई होती है इसका व्यास होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, अथवा माइक्रोपिपेट की सहायता से कोशिका द्रव्य अथवा केंद्रक में अंतःक्षेपित तो क्या बोलते हैं? इंजेक्ट करना किया जाता है। पृथककृत जीव द्रव्य में जीन स्थानांतरण की यह उपयुक्त विधि है। जैसे कि ये कोशिका है, इसे पिपेट की सहायता से पकड़ा हुआ है, स्थिर रखा हुआ है। अब इस कोशिका में वांछित डीएनए युक्त माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग करते हुए डायरेक्ट डीएनए खंड को कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है, यानी कि इंजेक्ट किया जाता है, अंतःक्षेपित किया जाएगा
डीएनए जो है वो कोशिका के डीएनए से जाके समाकलित हो जाएगा और रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, इस प्रकार सूक्ष्म इंजेक्शन के अलावा जो हमने 4 विधियां पढ़ी, उनके अलावा 2 विधियां और होती हैं, लैडर निर्धारित जीन स्थानांतरण और सिलिकॉन कार्बाइड कणु निर्धारित जीन स्थानांतरण। वर्णन हमको इनका ही दिया हुआ है, इन्हीं का पढ़ना है। ठीक है, एक बार उतार लेंगे इसको। नेक्स्ट है आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे, ट्रांसजेनिक पौधे, पराजीनी पादप। हमने कहा कि जीन स्थानांतरण हमने किया, जीन स्थानांतरण की विभिन्न विधियां पढ़ी हमने। जीन स्थानांतरण करने के बाद जो हमें कोशिका प्राप्त होती है वो कोशिका कैसी होती है, रूपांतरित कोशिका होती है, और उससे बनने वाला जो पादप होगा वो भी पूरी तरीके से रूपांतरित होगा। उसे रूपांतरित पादप, ट्रांसजेनिक पादप या फिर पराजीनी पादप कहते हैं। यानी कि ट्रांसजेनिक पादप आनुवांशिकता अभियांत्रिकी पादप है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हमने इन्हें प्राप्त किया है, जिन्हें प्राप्त प्रजनन उपगमन में पुनर्योगट डीएनए तकनीक द्वारा नई विशेषताओं का समावेश कर विकसित किया जाता है। पुनर्योगट डीएनए टेक्निक का ही तो प्रयोग करा है हमने। डीएनए को क्या किया है, दोबारा रिकॉम्बिनेट किया है, पुनर्योगज किया है उसका, और नया डीएनए खंड अच्छे से प्राप्त करके नई कोशिका में जो आनुवंशिक विविधता है वो उत्पन्न की है। ये नवीन गुण उनकी संततियों स्पीड में पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, क्योंकि वो डीएनए में ही हमने परिवर्तन किया है, जीन में ही हमने परिवर्तन करा है, इसीलिए वो आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित होता रहेगा। और जो चेंजेस, जो परिवर्तन हमने किए हैं, जो विकसित प्रजाति हमने उत्पन्न की है, वो प्रजाति हमें प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, आनुवंशिकता अभियांत्रित जीवों को ही आनुवंशिकता रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि GMOS कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसकी याद रखनी है। इस प्रकार के पादपों से प्राप्त खाद्य उत्पादों को आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य कहते हैं। यानी कि हमने नए पादप, नई किस्में प्राप्त करी, नए उनका आनुवंशिक पदार्थ अलग था, अलग कैसे किया हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने दोबारा दूसरा डीएनए उसके साथ जोड़ा और अलग जीन उसमें डाले और उसमें नए लक्षण विकसित किए। ठीक है, अब इसके चरण क्या होते हैं, एक बार उसको उतार लेंगे। पराजीनी यानी ट्रांसजेनिक पादप की किस तरीके से प्राप्त किया जाता है ये अब तक हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके मेनली चरण जो होते हैं वो हम देख लेंगे। वाहक का चयन एवं स्थानांतरित किए जाने वाले जीन को पृथक करना। सबसे पहले जिस वाहक की सहायता से हमें क्या करना है, जीन का स्थानांतरण करना है, उस वाहक का चयन हमको करेंगे। उसके बाद उस स्थानांतरित किए जाने वाला जीन है उसका कोशिका के जीनोम से पृथक्करण किया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। दूसरा चरण है पुनर्योगज प्लाज्मिड का निर्माण एवं एग्रोबैक्टीरियम का रूपांतरण। पुनर्योगज प्लाज्मिड मतलब जो हमने जीन पृथक किया है उस जीन का प्लाज्मिड में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और जो हमें प्लाज्मिड प्राप्त होगा वो कैसा होगा, पुनर्योगज प्लाज्मिड हमें प्राप्त होगा। एवं एग्रोबैक्टीरियम का रूपांतरण। हमने एग्रोबैक्टीरियम से जीन का स्थानांतरण पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि एग्रोबैक्टीरियम में उपस्थित जो टीआई प्लाज्मिड है उसमें से टीडीएनए को हमने पृथक करके वहां पर वांछित डीएनए जोड़ दिया था। इस प्रकार जो हमको एग्रोबैक्टीरियम प्राप्त हुआ था वो एग्रोबैक्टीरियम कैसा था, रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम था। यानी कि हमें जो जीन ट्रांसफर करना था हमने एग्रोबैक्टीरियम में उसका स्थानांतरण करके उसके द्वारा कोशिका में उसका स्थानांतरण किया था। ठीक है, तीसरा चरण है रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम का पादप कोशिकाओं में स्थानांतरण। अब जो हमें पुनर्योगज प्लाज्मिड से हमने उसको किसमें ट्रांसफर किया, एग्रोबैक्टीरियम में, और एग्रोबैक्टीरियम का जो संक्रमण है वो हम किसमें करवाएंगे, पादप कोशिकाओं में कराएंगे। यानी कि एग्रोबैक्टीरियम पादप कोशिका को संक्रमित करेगा। अब जब एग्रोबैक्टीरियम पादप कोशिका को संक्रमित कर रहा है
तो उसमें संक्रमित करने वाला कारक जो है वो उसका टी-डीएनए उसमें अनुपस्थित है और उसकी जगह हमने उसमें क्या ऐड कर दिया है, जो वांछित डीएनए हमको स्थानांतरित करना। ठीक है, इसके बाद चौथा है रूपांतरित पादप कोशिकाओं का चयन, संवर्धन एवं पुनर्जनन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पादप कोशिका है जिसमें हमने जीन का ट्रांसफर किया है एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से, उसका हम क्या करेंगे, संवर्धन करेंगे। उन जो हमने जीन ट्रांसफर किया था वो एज अ मार्कर जीन है, मतलब मार्क किए हुए हैं, चिन्हित है, जिससे हमें उनको पहचानने में आसानी रहे। और उनका हम क्या करेंगे, पुनर्जनन, यानी कि अब जो हमें कोशिकाएं प्राप्त होंगी उनमें ऑटोमेटिक जो हमने जो जीन स्थानांतरित किया था वो जीन उपस्थित होंगे और स्वयं जो जनन होता है, यानी कि जो जनन की प्रक्रिया होती रहेगी, कोशिकाएं बनती रहेंगी, उनमें वो जीन उपस्थित होगा। ठीक है, पांचवा है विकसित पराजीवी पादपों में वांछित जीन की अभिव्यक्ति। लास्ट में जो हमको पूरा पादप प्राप्त होगा तो हमने जिस लक्षण के लिए, जिस कार्य के लिए हमने जो जीन स्थानांतरित किए थे वो जीन अपना लक्षण प्रकट करेंगे और अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करेंगे। तो इस प्रकार पराजीवी यानी ट्रांसजनिक पादपों की सहायता से काफी सारी किस्में, काफी सारी चीजें हमने प्राप्त कर ली हैं। उसके अलावा इसका पराजीवी पादपों से संबंधित कृषि एवं औषधि विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। पहला है कीट प्रतिरोधकता, दूसरा शाकनाशी प्रतिरोधकता, तीसरा नरबंधता उत्पन्न करना, चौथा फलों में विलंबित परिपक्वन, पांचवा पराजीवी पादप जैव किण्वक। ठीक है, तो पहला है कीट प्रतिरोधकता, यानी कि कीट प्रतिरोधकता को कई सारे कीट जो होते हैं जो क्या करते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी पराजीवी पादप उत्पन्न किए गए जिनमें वो लक्षण पहले से ही उपलब्ध था जो उस कीट के प्रति क्या कर सके, पादप की रक्षा कर सके। तो ये हुई कीट प्रतिरोधकता। शाकनाशी प्रतिरोधकता, यानी कई ऐसी शाकनाशी होते हैं जो फसल को खत्म कर देते हैं, तो उनके प्रति भी क्या उत्पन्न की गई, पराजीवी पादपों के साथ के माध्यम से पादपों में शाकनाशी के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न की गई। तीसरा था नरबंधता उत्पन्न करना। नरबंधता क्या होती है, यानी कि जो पादप है उसके जो नर जनन अंग है वो पूरी तरीके से बंद हो, यानी कि उनमें जनन करने की क्षमता ना हो। ये इसलिए होता है कि कई सारी चीजों में हमको पादपों में संकरण की विधि करवानी पड़ती है। तो संकरण की विधि में हमें विपुंसन विधि अपनानी पड़ती है, जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, नर जननांग को नष्ट करना पड़ता है, यानी कि पुंकेसरों को। लेकिन अगर नरबंधता, कई पादप ऐसे होते हैं जिनमें विपुंसन विधि काम नहीं करके हम ऐसे पादप उत्पन्न करते हैं जिनमें जो नर जननांग है वो क्या हो, पहले से ही बंद हो और वो प्रजनन की प्रक्रिया ना कर सके। फिर बात करें फलों में विलंबित परिपक्वन। कई फल ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा उनका जो परिपक्वन काल है, फलों का जो परिपक्वन काल है उसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे उसे ज्यादा समय तक यूज यानी उपयोग में लिया जा सके। जल्दी जो ऐसे फल जो होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं, उनमें ये प्रयोग किया जाता है। पराजीवी पादप जैव किण्वन के माध्यम से भी पराजीवी पादप जो बनाए जाते हैं उनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने जो जीन स्थानांतरण की जितनी भी टेक्निक्स थी वो सारी पढ़ ली है। फिर हमने पराजीन के बारे में पढ़ा, पराजीन पादप होता क्या है, किन किन चरणों में इसको प्राप्त किया जाता है। अब जो इसकी उपलब्धियां हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।